नमस्कार दोस्तों, राम राम खम्मा गणी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। तो कल हमने पढ़ाया था आपको हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और आज पढ़ाएंगे हम आपको वर्ण विचार। उससे पहले कल की क्लास के बारे में बता देता हूँ आपको कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति जब सिंध में मुसलमान आए थे तो उन मुसलमानों ने सिंध को हिंद कहा था और सिंध के पार वाले स्थान को हिंदुस्तान कहा था, और जो इस सिंध की भाषा थी उस भाषा को हिंदी कहा था। और ये तीनों शब्द फारसी भाषा से उत्पन्न हुए हैं। तो आज शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार। इससे पहले आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुना देता हूं मैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास वर्ण विचार। तो वर्ण कहते किसे हैं? सबसे पहली बात वर्ण की परिभाषा। तो वर्ण की परिभाषा है ध्वनि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे ध्यान दो, वर्ण तो ध्वनि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। वर्ण के उदाहरण देखें, जैसे के नीचे हलंत, मतलब कि आधा के। ख इसके नीचे भी हलंत। ई ट, जिसके अंदर कोई भी स्वर ना हो वो सभी क्या हैं? या स्वर हो या इनमें से आधा स्वर निकाल लिया हो, तो यही कहलाते हैं वर्ण। उसके बाद है, मैंने आपको एक बात बताई थी इसमें, ध्वनि। अब ध्वनि का मतलब क्या है? तो ध्वनि की परिभाषा है, तो ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। तो भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं, और जब इसे लिपि में कैद किया जाता है तो वो वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। तो ध्वनि तो ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। तो ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। और ध्वनि की परिभाषा, भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। इसकी परिभाषा, भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं, और जब इस ध्वनि को लिपि में कैद किया जाता है तो यह वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। जब इसको लिपि में कैद किया जाता है
कैद किया जाता है तो यह वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको इसमें एक शब्द और बताया, भाषा। भाषा होती क्या है, तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा कि भाषा भाष धातु से बना होता है, भाष धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। अर्थात जब हम जिसके माध्यम से अपने विचार एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। और आर्टिकल 343 इसमें लिखा हुआ है कि भारत की राजभाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है वो भाषा हिंदी होगी। तो पहले ये, उसके बाद आगे चालू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब। भाषा, भाषा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले भाषा, ये भाषा शब्द भाष धातु से निकला है। भाषा शब्द भाष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है बोलना, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो इसकी परिभाषा, जिसके माध्यम से एक दूसरे से हम अपने विचार आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। परिभाषा, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। और आर्टिकल 343 में लिखित है कि जो भारत की राजभाषा है, जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, वो हिंदी भाषा है। तो एक नोट डालते हैं। अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है जो भारत की राजभाषा है, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी। उसके बाद पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले शब्द बोला था एक लिपि के बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको कि लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है
चिन्ह अर्थात ध्वनि चिन्हों की प्रतीक व्यवस्था को, ध्वनि चिन्हों की प्रतीक व्यवस्था को लिपि कहा जाता है, अर्थात ध्वनि चिन्हों के संग्रह को लिपि कहा जाता है। तो ये पहले, उसके बाद लिपि। अब इसके बाद शुरू करते हैं लिपि, कि लिपि होती क्या है। लिपि, तो ध्यान दो, लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। तो ध्वनि चिन्हों की प्रतीक व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। इसकी परिभाषा होगी, ध्वनि चिन्हों की प्रतीक व्यवस्था को, सही प्रकार की व्यवस्था को प्रतीक व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। लिपि कहा जाता है, या ध्वनि चिन्हों के समूह को, या ध्वनि चिन्हों के समूह को लिपि कहा जाता है। तो इसके बाद वर्ण। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट स्वर और दूसरा व्यंजन। पहले ये, उसके बाद स्वर। तो अब शुरू करते हैं स्वर। तो स्वर की परिभाषा है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, और मानक हिंदी में स्वरों को 11 माना गया है। तो आइए, स्वर। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, और स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। तो मानक हिंदी में स्वरों को 11 माना गया है। तो मानक हिंदी में स्वरों को मानक हिंदी में स्वर 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं। जैसे ए, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ,
और अहू। जो अंगूर और है होते हैं, अंगूर तो होता है अनुस्वार और होता है विसर्ग, इसलिए हम इसको इनमें नहीं लिखते, स्वर में नहीं लिख पाते। तो एक नोट उससे पहले, जो री शब्द है, री शब्द तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। यह शब्द तत्सम ध्वनि है और तत्सम शब्द संस्कृत वाले शब्द होते हैं। जैसे देखते हैं दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, जैसे ऋचा, ये शब्द है, यह है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। और इसका तद्भव शब्द होगा ऋचा, ये होगा इसका तद्भव शब्द। एक शब्द है ऋण, ऋण इसका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होगा ऋण, ये इसका तद्भव है। और जो लिपि सुधार आयोग ने इसे हिंदी भाषा की स्वर माना है। चौथा पॉइंट, लिपि सुधार आयोगों ने जो हिंदी भाषा के विशेषज्ञ होते हैं वो लिपि सुधार आयोगों ने इसे अर्थात रेसी को इसे हिंदी भाषा का ईश्वर माना है, हिंदी भाषा का ही स्वर माना है। और हिंदी भाषा में इसका उच्चारण री के रूप में होता है। पांचवा पॉइंट, हिंदी भाषा में इसका उच्चारण री के रूप में होता है, री के रूप में होता है। पहले ये, इससे आगे और तो जो हिंदी वाले शब्द होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं और जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो एक नोट डालेंगे उससे पहले, नोट, दूसरा नोट है इसका पहला पॉइंट, जो ऐ शब्द है, जो इसका हिंदी भाषा में अर्थात तद्भव, हिंदी भाषा में उच्चारण अय के रूप में होता है, अय के रूप में होता है। जैसे ऐसे कोई शब्द बना, जैसे मान लो ऐसा, जैसे ऐसा, तो इसका हिंदी में उच्चारण होगा ऐसा, तो इसका हिंदी उच्चारण ऐसा होगा। और इसका दूसरा पॉइंट,
जो ऐ शब्द है, यदि इसका संस्कृत भाषा में यानी कि तत्सम उच्चारण किसके रूप में? ऐ के रूप में। ऐ के रूप में होता है, ऐ के रूप में होता है। मान लो ये उदाहरण ले लेते हैं इसका, जैसे ये शब्द है ऐसा, तो इसका संस्कृत में उच्चारण होगा ऐसा। ऐसा ये इसका हिंदी उच्चारण है और ये इसका संस्कृत उच्चारण है। मतलब कि ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। तो उससे पहले एक प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले। क्वेश्चन नंबर 1, ऐ का हिंदी भाषा में उच्चारण होगा। पहला है ऐ, दूसरा है आय, तीसरा है आई और चौथा है आय। तो ऐ का चिन्ह, ऐ का हिंदी भाषा में उच्चारण होगा ऐ, आय, आई या अय। तो इसका सही उत्तर होगा अय, क्योंकि ऐ का हिंदी भाषा में उच्चारण मैंने लिखा था अय, तो इसका उत्तर होगा अय, मतलब कि ये चौथा वाला। तो आगे शुरू करेंगे, पहले ये। अब लगाते हैं तीसरा नोट। तो तीसरा नोट, अब औ शब्द, जो औरत है वो शब्द जो है, इसका हिंदी भाषा में उच्चारण, इसका हिंदी भाषा में उच्चारण, हिंदी भाषा में अर्थात तद्भव उच्चारण अब के रूप में होता है। अब के रूप में होता है। तो जैसे शब्द है हमारे पास और का हिंदी उच्चारण होगा अवर, और ऐसे ही दूसरा शब्द हमारे पास औरत, इसका हिंदी उच्चारण होगा औरत। ये इसका हिंदी उच्चारण होंगे, अर्थात ये दोनों अब तद्भव शब्द हैं। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, जो औरत शब्द है, इसका संस्कृत भाषा में उच्चारण, इसका संस्कृत भाषा में अर्थात तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा में अर्थात तत्सम शब्द,
उच्चारण औ के रूप में होता है। उच्चारण औ के रूप में होता है तो ध्यान देंगे। जैसे यही शब्द ले लेते हैं हम, जैसे और शब्द है और इसका संस्कृत में उच्चारण होगा और, इसका संस्कृत में उच्चारण होगा और जो औरत शब्द है, औरत शब्द है, इसका संस्कृत में उच्चारण होगा औरत। जो ये दोनों शब्द हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और ये तत्सम शब्द हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, औ का हिंदी उच्चारण होता है। क्वेश्चन दूसरा, औ का हिंदी उच्चारण होता है। तो इसके ऑप्शन है आय, आव, औ, आव, आव, अब, तीसरा है औ और चौथा है आउ। तो प्रश्न है हमारा, औ का हिंदी उच्चारण होता है। ऑप्शन इसके आव, अब, औ और आउ। तो इसका सही उत्तर होगा अब इसका तद्भव शब्द है और ये हिंदी भाषा में इसका उच्चारण होता है। और जो औ शब्द है वो तत्सम शब्द है और इसका संस्कृत भाषा में उच्चारण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा अब, दूसरा उत्तर होगा इसका अब। तो आगे शुरू करेंगे पहले ये। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं, एक है मूल स्वर और एक है संधि स्वर। मूल स्वर वे स्वर जो अन्य स्वरों से मिलकर नहीं बने होते हैं, वो मूल स्वर कहलाते हैं और इनकी कुल संख्या 4 होती है। तो देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। पहला मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। तो इसके बाद हेडिंग डालेंगे मूल स्वर। तो इसकी परिभाषा है, जिन स्वरों की उत्पत्ति अन्य स्वरों से या दूसरे स्वरों से नहीं हुई होती है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई है, किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं।
मूल स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। कुल संख्या 4 होती है। पहला जैसे पहला है इसमें ए, दूसरा है इसमें ई, तीसरा इसमें ऊ और चौथा इसमें री। देखो आम इसलिए नहीं लिया, ए प्लस ए मिलकर बनाता है आ। ये अकेला स्वर है इसलिए ये मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे ई प्लस ई मिलकर बनाती है बड़ी ई। ऐसे ही इसी प्रकार दो स्वर मिलकर बनाते हैं ई, ये अकेला स्वर है इसलिए ये मूल स्वर है। ऐसे ही ऊ प्लस ऊ मिलकर बनाते हैं बड़ा ऊ, इसलिए ये संधि स्वर और ये मूल स्वर कहलाते हैं। तो उतारिए तब तक ये, फिर उतारिए। इसके बाद पढ़ते हैं हम संधि स्वर। तो संधि स्वर इसकी परिभाषा है सजातीय मतलब कि एक समान स्वर, विजातीय यानी कि असमान स्वर। तो सजातीय और विजातीय स्वरों को मिलाने से जिन स्वरों की उत्पत्ति हुई होती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। तो देखते हैं सजातीय और विजातीय स्वरों को मिलाने से जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है, मिलाने से जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। उन्हें संधि स्वर कहते हैं और इनकी कुल संख्या 7 होती है। और एक बात विशेषकर ध्यान रखो, यदि हमें और शब्द लिखना है तो उससे पहले कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगेगा, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। तो और इनकी कुल संख्या 7 होती है, 7 होती है। तो जैसे पहले सजाती स्वर देखो, ए प्लस ए, तो मिलकर बनाते हैं आ। तो सजाती स्वरों को मिलाने से जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं, या विजातीय स्वरों को मिलाने से उत्पत्ति होती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं, या फिर दोनों, या तो सजाती स्वर हो या विजातीय स्वर हो, इन दोनों को मिलाने से भी जिन स्वरों की उत्पत्ति हुई होती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। तो ई प्लस ई मिलकर बनाती है ई। तो ऊ प्लस ऊ मिलकर बनाता है बड़ा ऊ। तो ए प्लस ई, ये तो है सजाती स्वर, दोनों समान है जो। अब है विजातीय स्वर, ए प्लस ई मिलकर बनाती है ए, इसकी मात्रा होती है ये। उसके बाद है
ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ मिलकर बनाते हैं ये ओ। इसकी मात्रा होती है ये। फिर ए प्लस ए, ए प्लस ए मिलकर बनाते हैं आई। इसकी मात्रा होती है ये। फिर ए प्लस बड़ा ऊ मिलकर बनाते हैं ये ओ, औ। और इसकी मात्रा होती है ये। तो ध्यान दीजिए, मैंने संधि स्वरों को आपको 7 लिखाया था। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये आपके 7 संधि स्वर। उतारिए तब तक। तो अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने लिखा था आपको संधि स्वर। तो संधि स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं। तो जो संधि स्वर है, संधि स्वर के 2 भेद भी और होते हैं। संधि स्वर के 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद और होते हैं संधि स्वर के। पहला है दीर्घ स्वर, पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। दूसरा है संयुक्त स्वर। तो हेडिंग डालेंगे अब दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, तो इसकी परिभाषा है, सजातीय स्वरों को मिलाने से जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सजातीय स्वरों को मिलाने से जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है, जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ए प्लस ए मिलकर बनाता है आ। ये दोनों सजातीय स्वर हैं। जैसे ई प्लस ई मिलकर बनाती है बड़ी ई। ये दोनों भी सजातीय स्वर हैं। जैसे ऊ प्लस ऊ मिलकर बनाता बड़ा ऊ। ये दोनों भी सजातीय स्वर हैं। इसके बाद हम एक नोट डालेंगे कि जो दीर्घ स्वर संधि होती है वो इन्हीं शब्दों में पाई जाती है। तो एक नोट है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि इन्हीं स्वरों में पाई जाती है। इन्हीं स्वरों में, इन्हीं स्वरों में पाई जाती है, पाई जाती है। इसके बाद कुछ और उदाहरण लिखाएंगे इसके दीर्घ स्वर संधि के। तब तक ये उतारो। तो दीर्घ स्वर के उदाहरण और हैं
तो उदाहरण जैसे शब्द आर्थ, तो इसका संधि विच्छेद होगा शब्द धन अर्थ, जो कि ए प्लस ए मतलब कि सजाती स्वर मिलकर बनाते हैं आ। उसी प्रकार एक शब्द है अभिष्ट, इसका संधि विच्छेद होगा अभिधन इष्ट, इसमें ई प्लस ई मिलकर बनाती हैं बड़ी। उसी प्रकार एक शब्द और है अनुदित, इसमें इसका संधि विच्छेद होगा अनु धन उदित, तो इसमें उ प्लस उ मिलकर बनाते हैं बड़ा ऊ। तो इस प्रकार दो सजातीय स्वर मिलकर जो स्वर बनाते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन है दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसके ऑप्शन है आ, दूसरा है बड़ी, तीसरा है बड़ाऊ और चौथा है औ। तो ध्यान दो, प्रश्न है दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। आ, बड़ी, बड़ाऊ और औ औरत। ध्यान दीजिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, दो सजातीय स्वर मिलकर ये बड़ा आ बना रहा है और दो सजातीय स्वर मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं और दो सजातीय स्वर मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक नोट लिखाया था कि इन्हीं स्वरों में दीर्घ स्वर संधि पाई जाती है। आ, ई और बड़ा ऊ में इनमें दीर्घ स्वर संधि है और जो ये है इसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है। तो इसका उत्तर होगा औ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल पढ़ाई चौक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।